बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, सैलाब की तबाहकारियां अब जनूबी पंजाब की तरफ बढ़ रही हैं। नाज़रीन, हुकूमत इसकी पेश की इतला के बावजूद मुकम्मल इंतजाम ना कर सकी, क्योंकि एक अहम दौरे पर वज़ीर आला पंजाब जापान अपने एक बहुत बड़े डेलीगेशन के साथ गई, वो अलग बात है। लेकिन सैलाब की तबाहकारियों ने हर तरफ गरीब की झोंपड़ियां उजाड़ दी, अरबों रुपए की फसलें, घरों में पानी, गाड़ियां, जानवर और रोजगार जो छोटी मोटी दुकानें थी। ये जब भी सैलाब आता है गरीब के घर का ही नुकसान उठाता है। दूसरी तरफ मरी में होने वाली मीटिंग के बाद एक अहम मीटिंग, जिसमें शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और दीगर लोग थे, उस मीटिंग के बाद 3 मीटिंगें हुई और फैसला एक मीटिंग में कहा गया कि हम क्या करें, इमरान खान माइनस नहीं हो रहा। और खुद हुक्मरान शख्सियत, अहम शख्सियत ने इसकी तायद की है कि हाँ, हमारी मीटिंग हुई थी, उसके बाद हमें बताया गया है कि इमरान खान को ख़त्म करने के लिए 3.25 साल से जितना जोर लगाया गया, उससे ज़्यादा और जोर क्या लगाएं। लेकिन बानी पीटी इमरान खान का जेल से एक से बढ़कर एक बयान हुकूमत के तमाम जुल्म सितम को ख़त्म कर देता है। नाज़रीन, अब इतना सैलाब नहीं आया, लेकिन दरिया के किनारे हाउसिंग सोसाइटी माफिया ने मुल्क को इस तरह जकड़ा है कि नुकसान पहले की निस्बत ज़्यादा हो रहा है। 1988 में जो सैलाब आया था, वो 6.25 लाख क्यूसिक पानी था लाहौर रावी में, जबकि कसूर हल्लोकी में 385 क्यूसिक पानी था, और यह 25% भी पानी नहीं आया। इन हाउसिंग सोसाइटियों को, अरबों पतियों को नवाजने के लिए एलडीए हाउसिंग सोसाइटी पास करने वालों ने अरबों रुपए कमाए। लेकिन अब बात यह है कि नादरीन, हुकूमत नाकाम हो चुकी। फिर दोबारा हमारे दोस्त मोहम्मद मालिक, जो एयरवे में प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने खबर दी है कि पहले मादी में खबर दी थी कि अरबों खरबों रुपए की करप्शन करने वालों की शख्सियात की बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी लिस्टें बन गई हैं, लेकिन वो लिस्टों पर भी मिट्टी पड़ना शुरू हो गई है। और कहा जा रहा है इस निज़ाम को ही मौजूदा, यानी कि चोरी के मैंडेट वाले, जिसकी वजह से इमरान खान जेल में है, जिसकी वजह तरीके इंसाफ जबर का मुकाबला कर रही है, इस निज़ाम को चलाने की कोशिश की जाए। इसी सिलसिले में मरी की मीटिंग के बाद 3 मीटिंगों में नाकामियों का सामना करना पड़ा। क्या अब तोशाखाना 2 केस में इमरान खान को सजा दिलाई जा सकेगी? उसके लिए हुकूमती राना सनाउल्लाह, जो मावन हैं, गालबन या मशीर हैं वजीर आजम के, वो कहते हैं वो 14 साल अंदर रहेंगे। राना सनाउल्लाह साहब, आप को याद होगा, वजीर कानून थे तो मॉडल टाउन में लोग मारे गए, फैसलाबाद में जाली मुकाबले फर्क नामी थानेदार जो लंदन चले गए तब किसने कराया। आप जस्टिस कब से बन गए? एविडेंस है कोई नहीं, लेकिन हाँ, अगर किसी की ख्वाहिश पे जेल को रखना है, लेकिन उसका आखिरी ट्वीट आपको जवाब देगा कि वो झुका नहीं। नाज़रीन, अब हमारी दुआ है कि सिंध में ये सैलाब जा रहा पानी रेले, उधर अल्लाह ताला हमारे सिंध के भाइयों को महफूज रखे, फिर वहां से समुंदर में जाएगा। खरबों रुपए का पानी हम जाया कर देते हैं, मगर 78 साल से हमने डैमों पर तवज्जो नहीं दी। अगर डैम बनाए होते छोटे छोटे 40-50, तो आज ये जो खरबरे का पानी तबाही का बायस है, ये हमारी ज़मीनों को, फसलों के लिए सोना बन जाता। लेकिन बदकिस्मती हुक्मरान, क्या मौजूदा हुक्मरान, जिसे चलाने की ज़बरदस्ती कोशिश की जा रही है, जिसके बारे में इमरान खान प्रेडिक्शन कर चुके हैं कि ये 25 निकलता हुआ मुश्किल लगता है, और कुछ लोग नवंबर को अहम करार दे रहे हैं। नाज़रीन, शफिया यूसुफ जई एक मोहतरमा एंकर है, बड़ी सीनियर, उनके प्रोग्राम में एक साबिक ब्यूरोक्रेट है, उनका नाम है, आला ब्यूरोक्रेट रहे हैं, मुख्तलिफ ओहदेदारों के साथ रहे हैं, उनका नाम है ख्वाजा इमरान रजा। उन्होंने मौजूदा हुक्मरान की कारकर्दगी का कैसे पोस्टमार्टम किया, ये आप ही सुने। हम बोलेंगे तो ये बोलते हैं कि बोलता है। अब ख्वाजा इमरान रजा ने क्या कहा, ये सब एक बड़ा टिपिकल एक स्टाइल है कि कंट्रोल रूम बनवाते हैं। प्री डिजास्टर मैनेजमेंट ने एक आने और ठेले का काम नहीं किया। मोमन डैम इमरान खान के टाइम पे 2019 में इनॉग्रेट हुआ, मैं उसको कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। मोमन डैम अगर कंप्लीट होता 2025 में, जिस उसकी टाइमलाइन थी, मैं कहता वाकई शबाज स्पीड है। आपका फोकस ही ये नहीं है, नुकसान है, हमें बताया नहीं जा रहा।
पुलिस के आईजी साहब कहते हैं जी मेरी पुलिस सारी रेस्क्यू कर रही है। क्या रेस्क्यू कर रही है? हर बंदा अपने नंबर बना रहा है। मैं एक वजीर है इस वक्त जिनकी 300 एकड़ जमीन है रावी के बेल्ट के साथ, रिवर रिएक्ट करता है, वहां पे आप कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं बनने देते। यहाँ पे रियल एस्टेट माफिया ने वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज बना दी। खान साहब के दौर में रावी रिवर फ्रंट मंसूबा एक सामने आया था रूडा के नाम से। इमरान खान के टाइम पे, पीटीए के टाइम पे वो उसको बहुत पुश मिली। प्रोजेक्ट इज वेरी गुड। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इसको 1 साल में मुकम्मल करें, मेरा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। जो हाउसिंग सोसाइटीज जिन्होंने अप्रूवल दी है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो साहब के लिए अप्रूवल नहीं दी थी। वो जो वजीर है आजकल के दौर में, जी जी जी, उसकी 300 एकड़ की वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी है। नाज़रीन, ये आपने मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी सुना ली। अब हुकूमती वजीर की एक बात सुनाता हूँ। आज उनसे बात हुई, हमारे नून लीग के दोस्त हैं। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि सुना है कि आपकी बड़ी कोशिश है इमरान खान को खुडे लाइन लगाने की। उन्होंने कहा आला सतह मीटिंग के बाद, ये बात सच है, इमरान खान को माइनस करते करते हम खुद माइनस हो चुके हैं। हमारा सियासी वजूद ख़त्म हो चुका है। अगर इमरान खान अगर रहता है, चाहे वो जेल में हो तो उससे ज़्यादा खतरनाक, जेल में है तो तब भी हमारे लिए खतरनाक। तरीके इंसाफ को ख़त्म करते करते खुद मुस्लिम लीग नून सुकड़ कर रह गई है कि 10 सीटें ना ले सके। और बानी पीटी इमरान खान ने इस वक्त जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का हाल किया है, इनसे मौत दिखा के बुहार मांगा जाएगा। 27वीं और 28वीं तरमीमें तैयार हैं, उसमें हुक्मरान सिर्फ एक चाबी वाला खिलौना रह जाएंगे। जितनी चाबी चलाई जाएगी उतनी इनको चलने की इजाज़त होगी। बानी पीटीए इमरान खान ने कई ऐसे गंजों के सर पे बाल आ गए जिनके सर में बाल थे ही नहीं। इमरान खान की मुखालफत करने वालों की ईद लग गई। लेकिन इमरान खान के दौर में पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 6 पॉइंट से ऊपर था, कर्जों में कमी आ रही थी, किसान खुश था, आम आदमी खुश था। मैं ये नहीं कि महंगाई नहीं थी, लेकिन इस दौर में 8,000 अरब कर्जों पर सूद अदा करना है हुकूमत पाकिस्तान ने। हर 8,000 अरब, जिसकी आइंदा ये 9,000 अरब तक जा सकता है, जिस तरह तेजी से ये हुक्मरान कर्ज ले रहे हैं। बहरहाल इमरान खान को माइनस करने वाले को, इमरान खान को हुकूमत देने के अलावा सीनियर तजिया निगार और गैर जानिबदार हल्के कहने का कोई हिस्सा नहीं। नाज़रीन, दूसरी तरफ सीनियर सहाफ़ी जो ARY के में द रिपोर्ट कार में मदर अब्बास कॉलम भी लिखते हैं जंग अखबार में, उन्होंने कहा हम पाकिस्तान को रियासत बनाने चले थे मगर रियल एस्टेट बना बैठे, यानी कि दरियाओं पे किनारे रियल एस्टेट में, यानी हाउसिंग सोसाइटियों में नाज़रीन एकड़ों में जगह खरीदते हैं, लाखों में और अरबों में करोड़ों में बेचते हैं, मरलों में करोड़ों में बेचते हैं, मरलों में। ये रियल एस्टेट ऐसा माफिया है कि इसे हुकूमत इसके नाम नहीं देगी, क्योंकि लाहौर में और इस्लामाबाद में, पिंडी में जो रियल एस्टेट के काम करते हैं, मैं उनको पर्सनल जानता हूँ, वो तो इनके इन्वेस्टर है। खैर, बहरहाल पाकिस्तान में करप्शन तो बुराई नहीं रही। दूसरी तरफ नजम सेठी जो समा टीवी में प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने कहा इमरान खान के आज तक जितने भी ट्वीट आए, यानी कि एक्स पे पैगाम आए, ये वाला सब में से ज्यादा सख्त है, इससे आगे अब और क्या हो सकता है। उन्होंने उनके आखिरी ट्वीट जिसमें अलीमा खान 3 माह बाद मिल के आई, उसका रेफरेंस दिया। जबकि इमरान खान का कहना है कि काल कोठरी में मुझे डाल दिया, मेरी बीवी को गंदा पानी दिया जाता है वजू के लिए, करंट उसके कमरे में लग चुका है, मुझसे किताबें और रोशनी सूरज की छीन ली गई है, 8-8 दिन बिजली बंद रहती है। तो अब जद्दोजहद ही मेरा मकसद था, मैं आखिरी दम तक जेल में रहूंगा। इमरान खान भी अजीब खानदान है, खुद जेल में, बहनें जेल काट चुकी, बीवी जेल में, भांजे जेल में, लेकिन तोशाखाना 2 में हुकूमत की सजा की ख्वाहिश देखते हैं पूरी होते हैं कि नहीं। दूसरी तरफ अरशाद भट्टी ने एक टॉक शो में कहा है कि जब तक इन मौजूदा हुक्मरानों से जान नहीं छूटेगी, हमारे मसाइल हल नहीं होंगे, हम इसी तरह मरते रहेंगे, सैलाब आएंगे तब भी अवाम मरेगी, सैलाब नहीं आएंगे तब भी अवाम मरेगी। ये मौजूदा हुक्मरान अजाब है, इनकी बदनीति, नालायकी और लूटमार हमें खा गई है। या अल्लाह हमें बद करदार, करप्ट हुक्मरान, सरकारी अफसर, सहाफ़ी और लुटेरों से निजात दिला, क्योंकि इनका माफिया बहुत मजबूत हो चुका है, इन्हें खलाना मुमकिन नहीं रहा। लेकिन जब ये रहेंगे और जुल्म रहेगा, साथ में ना अमन हो सकती है, ना तरक्की हो सकती है, और पाकिस्तान
50 साल पीछे जाएगा। मदर अब्बास ने एक और प्रोग्राम में कहा है, जियो, ये गालबन जियो का प्रोग्राम है, उन्होंने कहा एक जमाने में वजीर आला साहब बड़े बूट पहनकर पानी में उतर जाते थे, आज क्यों ऐसा नहीं है? हम जब इन लोगों के दरमियान जाएंगे तब इनकी तकलीफ होगी। रियल स्टेट को, इस मुल्क को खा गई है। पाकिस्तान रियासत बनाने निकला था मगर रियल स्टेट बना बैठा। कैसे जाएंगे? अरबों रुपए रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एलडी और मुतलका जिस शहर में थे वो सोसाइटी खाती है। रावी सुकड़ कर 1 किलोमीटर का भी नहीं रहा। वहां जिन्होंने इजाजत दी कातल वो हैं। इस जमाने में नहीं तो रोजे इशर में जवाबदेह होना होगा। नाज़रीन, एक सीनियर सहाफी ने कहा है, काशाबाजी से मेरी बात हो रही थी, कि इमरान खान आवाम की जिद बन चुका है। इसे हुकूमत जबर फसाद या जुल्म हार चुका है। इमरान खान को रिहा करके ही मुल्क में अमन लाया जा सकता है और एक ही रास्ता है, नए इलेक्शन। लेकिन उसमें रुकावट मौजूदा हुक्मरान की ख्वाहिश और कुछ लोगों की ना जिद और तकब्बर है, जबकि खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में एक ही लीडर रह गया है। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं नदीम अफजल चंद, जो थोड़ा सा बोल्ड बोलते हैं। बाकी तो पीपल्स पार्टी का पंजाब में खात्मा हो गया है, जिन्हें टॉक शो में भी बुलाया जाता है, जिन्हें बिलावल भुट्टो ने तर्जुमा में। नदीम अफजल चंद कहते हैं पीपल्स पार्टी को नहीं पता कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है या नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मौजूदा निज़ाम कोलैप्स होने वाला है। 26वीं तरमीम का आपको क्या खुद वजीर आजम को नहीं पता था? जिस दिन टेबल हुई उन्हें पढ़ाया गया, क्योंकि चोरी के मैंडेट से आने वाले वजीर आजम या वो बनने वाली हुकूमत किस मुंह से उनके साथ बात करेंगी, जिन्हें के पास एक एक फॉर्म 45 और 47 पड़ा है, किसका क्या चेहरा है। नवाज शरीफ ने कहा था अचानक ही यास्मीन राशिद का हल्के की इंफॉर्मेशन लीक की गई और उसमें पता चला कि नवाज शरीफ जेल में बंद, डयाला और कोडलक पर जेल में बंद, जो 10 साल की कैदी है, कैंसर सर्वाइवल है, उससे हार चुके हैं। नून लीग में कंपैरेटिवली बहुत बेहतर आदमी है डॉक्टर मुसद्दक, अच्छी बातें करते हैं, लेकिन काश वो अपने हुक्मरानों को भी समझाएं। उन्होंने कहा दरिया के किनारे किसी गरीब का होटल नहीं, हर ताकतवर आदमी का रिजॉर्ट है और 10 लोगों के रिजॉर्ट्स को बचाने के लिए पूरी की पूरी बस्तियां उजाड़ दी जाती हैं। ये तो आपको डॉक्टर साहब, आप अच्छे आदमी हैं, जेन्युइन आदमी हैं, आपके करप्शन पे एलिगेशन डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब पे, तो ये तो अपने वजीर आला को समझाएं ना, या और जितने भी लोग हैं जो ये गलत काम थे उनको समझाएं। महर अब्बासी के प्रोग्राम में दुनिया टीवी में करते हैं, अतर का आदमी ने फिर थोड़ी सी छतरोल की है किसी की, किसकी की है मुझे नहीं पता। जो उन्होंने कहा मुझे लगता है अब सारी जिम्मेदारी राजा रियाज के कंधों पर आने वाली है। यानी कि फैसलाबाद की जीत जो अब पीडीएम में अदम एतमाद हुई थी, तो राजा रियाज अपोजिशन लीडर थे, तो अब वो मुस्लिम लीग नून से टिकट मांगने चले गए, जिस अपोजिशन लीडर और हुकूमत ने बन गए, यानी कि शहबाज शरीफ ने निगरान हुकूमत बनाई थी, जिसका अनवार काकड़ ने, जो स्याह दौर उनका स्याह है, निगरान हुकूमत का किसी के नहीं। वो कहते हैं मुझे लगता है कि सारी जिम्मेदारी राजा रियाज के कंधों पर आने वाली है। वो फैसलाबाद से टिकट मांग रहे हैं अतर का आदमी। अगर राजा रियाज को टिकट दी गई तो नून लीग अपने जुल्म और अपने ऊपर जुल्म करेगी। अपने ऊपर तो ठीक है, लेकिन कौम पर जुल्म करना बंद करें। अतर कादमी का बड़ा खूबसूरत जवाब। नाज़रीन, दूसरी तरफ बैरिस्टर अमैर नियाजी ने कहा है कि इमरान खान ने रावी के किनारे पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी का एनओसी देने से इनकार कर दिया। एलडीए मियां असलम इकबाल, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, के अंडर थी। उन्होंने वहां पर छापे पड़वाए और कानूनी कार्रवाई करते हुए पार्टी ऑफिस सील करवाया, जिसकी वजह से अलीम खान ने मियां असलम इकबाल को 9 मई का मरकजी मुल्ज़म बनाकर अंदर करवा दिया। अमैर खान न्याजी, कितना तमजरीफी है कि जाती मुखालफत पर आप मुल्क दुश्मनी के इल्जाम लगा दो। बदकिस्मती है, इस घर को आग लग गई घर ही के चिराग से। नाज़रीन, बात तो यह है कि इस वक्त मुल्क में ना आइन है ना कानून है। आवाम की जिद इमरान खान है और हुक्मरानों की ख्वाहिश है कि इमरान खान से निजात दिलाई जाए। उसके लिए 4-5 करोड़ जो उसका वोटर है उसे मारना शायद आपके लिए मुमकिन ना होगा। अरशद शरीफ शहीद का केस 1.25 साल सुनने के बाद उनकी मिसेज जुवेरिया के मुताबिक उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिस इंसाफ में ताखीर एक बहुत बड़ा जुल्म होती है और शायद हमारे हुक्मरान जुल्म करने में मास्टर है। अरशद शरीफ के सीनियर प्रोड्यूसर थे जिन्हें नौकरी से फायर कर दिया गया,
ہمارے دوست ہے عدیل راجہ، انہوں نے اپنے ایک وی لاگ میں جو بات کی کہ بتائیں کہ یہ کس طرح طاقتوروں کے پاؤں پکڑتے تھے، اب یہ ان کی زبانی سنیں۔ جنرل باجوہ ہی تھا جس کے ساتھ خواجہ آصف صاحب اور ملک احمد صاحب ڈیلے کر رہے تھے۔ میں یہاں تک آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اوجری جو ہے نا، اوجری بکرے کی گائے کی اوجری مجھے کبھی نہیں، وہ خواجہ آصف صاحب پکوا کے رانا تنویر صاحب اور خواجہ آصف صاحب جایا کرتے تھے باجوہ کے سورا جی کے پیش کرنے کے لیے کہ یہ لے جی سورا جی اوجری چھکے اور ہمیں ڈیل دیں، تو وہ سورا جی جو ہے وہ بڑے بڑے جبڑوں میں اوجری دبا کے کھاتا تھا، خواجہ جو لے کے جاتا تھا اور ہیں کرتا تھا، وہاں سے گالیاں بھی کھاتے تھے، تعریفیں بھی کرتے تھے اس کی، اس سے ڈیلے بھی لیتے تھے، آج اس پہ حملہ کرتے ہیں۔ تو آپ کے لیے یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے آپ کو یہ بتانا ہے، یہ جج کرنا، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کمپلشن ایسی تھی، امریکہ کو انکار نہیں کر سکتے، کمپلشن ایسی تھی، بالکل ٹھیک اسی طرح رجیم چینج کے ٹائم پہ باجوہ صاحب جو کہتے ہیں کمپلشن ایسی ہے، امریکہ نے کہا ہے، اس ٹائم پہ باقی کہتے تھے امریکہ وہ امریکہ، ابھی کہتے ہیں بھائی کہتے ہیں وینٹیلیٹر لگے، تو خواجہ صاحب کی باتیں آپ سنتے جائیں اور سنتے چلے جائیں، ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ باتیں بہت زیادہ ہے صرف، ٹھیک ہے؟ اور انتہائی نقصان دہ باتیں ہیں کے لیے۔ دیکھیں گزارش یہ ہے، عدیل راجہ ارشد شریف کے سینئر پروڈیوسر ہیں، ان کی خبر میں بدن ہو سکتا ہے۔ ہم مفتاح اسماعیل نے ایک بات کی ہے، وہ انہوں نے کیا کی ہے ناظرین، اس کے بعد وی لاگ بڑا لمبا ہو جاتا ہے اور آج کل خبریں بڑی ہیں لیکن اتنا ہی جبر اور فسادیت ہے۔ مفتاح اسماعیل نے کیا کہا، سابق وزیر خزانہ مفتاح جو نواز شریف کے قریبی ساتھی تھے، ان کی مشینری پہ، ڈیری شیڈ کے فین پر، میڈیکل اکوپمنٹ پہ، سرجیکل اکوپمنٹ پہ، تاکہ اسپتال کے بیڈز پہ، انسولین کی سرنج پر، فائر فائٹنگ اکوپمنٹ پہ، سب پہ جو ہے 3 سے 5% ٹیکس کا اضافہ ہوا ہے۔ کیا کہیں؟ لیکن کوئی ایکٹیویٹی ہم کرتے ہیں جو ہیومن ایکٹیویٹی اس ملک میں رہے، سبسٹنس ایکٹیویٹی، کچھ ہر ایکٹیویٹی کو حکومت ٹیکس بنا، کیونکہ وہ بڑی جائیدادوں پر ٹیکس نہیں لگا سکتی، کیونکہ وہ ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس نہیں لگا سکتی، کیونکہ اس کے بس نہیں چلتا کہ وہ پراپرٹی کے اوپر وہ ٹیکس نہیں لگا سکتی، تو پھر کس پہ ٹیکس لگا دیے؟ طبقہ طبقے کے اوپر ٹیکس لگا دیے، غیر منافی یافتہ طبقے کے اوپر ٹیکس لگا دیے، جس کی گردن پکی ہوتی ہے اس کی گردن ہاتھ میں آتی ہے۔ تو آپ بچے کا دودھ لیں گے، ہم نے ٹیکس لگا دیا، آپ نے مطلب سرنجز خریدی جیسے آپ نے فرمایا، اس پہ ٹیکس لگا دیا، جو اب وہ ایک نئی ہمارے پاکستان میں 2 سال سے یہ انٹرنیٹ کی کوئی ڈلیوری ہوتی ہے، آن لائن سروسز ہوتی ہیں، اس میں ہوتا ہے کہ ہماری بہنیں کچھ گھر میں کپڑا خرید کے سیکھتی ہیں، سلوار قمیص سی کے وہ آرڈر کے تھرو بھیج دیتی ہیں، اس پہ بھی سیل ٹیکس ڈال دیا۔ ناظرین ایک بات ہے کہ حکومت کی مہربانی کی ابھی تک انہوں نے سانس لینے پہ ٹیکس نہیں لگایا۔ کھرب پتی لوگ، کھربوں پتی لوگ تو ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں، عام شہری پہ سانس لینے پہ سانس لگا دے تو شاید روزانہ کی ہزاروں خدا نخواستہ ہلاکتیں ہوں۔ ناظرین بات یہ ہے کہ آج حکومتی شخصیت نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ عمران خان مائنس نہیں ہوا، ہم مائنس ہو گئے ہیں۔ اگر کسی صورت میں عمران خان باہر آتا ہے جس کے ہم نے بندوبست کیا وہ باہر نہ آئے تو ہم تو اگلا الیکشن نہیں لڑیں گے، کیونکہ اگلا الیکشن پی ٹی آئی کا۔ یہ اعتراف نجی محفلوں میں مسلم نون لیگ کی لیڈرشپ کرتی ہے، لہذا کب تک اس نظام کو گھسیٹو گے؟ یہ عوام ہار ماننے والی نہیں۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے ٹھیک کہا تھا، ایک دن میرے پاس آ کر یہ خود کہیں گے کہ ہم صاف شفاف الیکشن کراتے ہیں، میں مرتے مرتے مر جاؤں گا لیکن جد و جہد نہیں چھوڑوں گا۔ لگتا ہے جد و جہد کا عوام کے سرخرو ہونے کا وقت شروع ہے، تاخیر ہو سکتی ہے لیکن ظلم کے نظام کے خاتمے کے خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن کب تک ظلم رہتا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔